एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए 8 AM मेट्रो नाम की एक फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। ये एक ड्रामा फिल्म है और इसे IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली है 10 में से। कहानी में मुख्य भूमिकाओं में आपको नजर आएंगे गुलशन देवैया और सायमी खेर। हमारी नायिका का नाम इरावती है और हमारे नायक का नाम प्रीतम। कहानी की शुरुआत इरावती नाम की एक गृहिणी से होती है। एक गृहिणी जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। देखने में हमारी नायिका काफ़ी आम सी महिला लगती है, लेकिन अगर आप उसे जानेंगे, तो आप समझेंगे कि वो कविताएँ कहती है, कविताएँ लिखती है, किस्से कहानियों में इंटरेस्ट रखती है। जीना भूल चुकी है लेकिन फिर भी जीना चाहती है। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की दूसरी तरफ उसकी बहन रिया है, जो कि माँ बनने वाली है। उसे लेबर पेन शुरू हो चुका है और उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो इरावती को कॉल करती है ताकि वो आकर कुछ दिनों तक उसका ध्यान रख सके। इरावती के बच्चे छोटे हैं और उसके पति यहाँ अकेले रहते हैं। वो इनकार तो करना चाहती है लेकिन रिया को रोता हुआ सुनकर वो किसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ी देर के लिए विराम लगाकर उससे मिलने के लिए हैदराबाद जाना चाहती है। हमारी नायिका को ट्रेन से डर लगता है। बचपन से जुड़ा हुआ एक ट्रॉमा कह लीजिए। अपने पति से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति को ऑफिस का कोई काम है, वो चाहते हुए भी उसके साथ नहीं आ सकता। एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ बहन का प्यार। आखिर में बहन का प्यार जीत ही जाता है। वो ट्रेन में बैठकर अपनी बहन के पास हैदराबाद पहुंच जाती है। अस्पताल से लेकर रिया के घर तक का रास्ता अगर बस से जाना हो तो 2 घंटे का है, लेकिन मेट्रो से सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। सब उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि मेट्रो से आना जाना सही रहेगा, क्योंकि रोज उसे रिया के लिए खाना बनाकर लेकर आना है। अगर वो मेट्रो से नहीं आएगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। अपने डर को दरकिनार रखकर वो मेट्रो की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो मेट्रो के बाहर खड़ी हुई है कि उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो वहीं जम जाती है और पसीने पसीने हो जाती है। यही एंट्री होती है हमारी कहानी के नायक प्रीतम की। प्रीतम उसे इस हाल में देखता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उसे पानी पिलाता है और मेट्रो में बिठाता है। वो उसके ठीक सामने जाकर बैठ जाता है। देखता रहता है कि उसकी तबीयत ठीक है भी या नहीं। हमारी कहानी का नायक एक सीधा साधा सा आदमी है। एक मिडिल क्लास आदमी जो बैंक में जॉब करता है। अपने टाइम पास के लिए बुक स्टोर्स जाता है, पुरानी हिंदी नॉवेल्स खरीदता है। प्रीतम की पत्नी का नाम मृदुला है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा, एक बेटी और उनके घर में एक कुत्ता है। प्रीतम और मृदुला के बीच बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। मृदुला उसे छेड़ते हुए कहती है कि वो उसके मुंह से कविताएं सुनना चाहती है। मजाक में प्रीतम कहता है कि वो उसे कहानियां और कविताएं सुनाने के लिए अपनी जॉब छोड़ देगा। प्रीतम हर रोज सुबह 8 बजे की मेट्रो से ट्रैवल करता है। वो देखता है कि इरा दोबारा वहीं पर खड़ी हुई है, ठीक उसी डर के साथ। इस बार प्रीतम थोड़ी हिम्मत जुटाता है और इरा से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि कल उससे बात ना कर पाने के लिए वो माफी चाहता है। वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है और लोगों से बात नहीं कर पाता। इस बात के जवाब में इरा कहती है कि उसका पूरा नाम इरावती है। वो भी थोड़ी सी शर्मीले स्वभाव की है और वो भी लोगों से बात नहीं कर पाती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगती है और देखते ही देखते ये बातचीत एक अच्छी दोस्ती में परिवर्तित हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों सेम मेट्रो में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों सुबह 8 बजे आते और शाम को 6 बजे की मेट्रो से वापस चले जाते। बीच में किताबों की बातें होती, किस्से कहानियों की बातें होती। एक बार जब इरा को पैनिक अटैक आ रहा था, प्रीतम उससे एक कागज मांगता है। जैसे ही वो अपनी नोटबुक उसे पकड़ाती है, प्रीतम उसकी लिखी कविता पढ़ लेता है। ऐसे धीरे धीरे वो उसे जानने लगता है। इरावती काफी अच्छी कविताएं लिखती है। प्रीतम उसकी कविताएं पढ़ता है और उसकी खूब तारीफ करता है। ऐसा बहुत सालों बाद है कि कोई इरा की तारीफ करता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन का ध्यान रखते रखते वो अपने बारे में तो भूल ही गई थी कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। बातों बातों में
वो कहती है कि उसके पिता को कविताएं लिखना पसंद था। जब उसके पिता के अंतिम दिन नजदीक आए तो उन्होंने इरा को अपने पास बुलाकर कहा कि वो रिया के सपनों को तो समझ गए लेकिन उसके सपनों को नहीं समझ पाए। वो जानते थे कि वो अच्छा लिखती है और उन्होंने कहा कि वो पूरी जिंदगी अपने नॉवेल्स, अपनी कविताएं पब्लिश नहीं करा पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि इरा लिखे और अपनी कविताओं को पब्लिश करवाए। अब दोनों रोजाना बात करते। कभी दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगती, कभी एक दूसरे की बातें सुनकर उन्हें लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इरा धीरे धीरे प्रीतम के नजदीक जाने लगी थी, एक दोस्त के तौर पर। लेकिन रिया को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने जीजा जी के बहुत करीब थी और उसे लगता था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। इरा की इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ नजदीकियां कोई अच्छी बात तो नहीं है, और इस बात के लिए वो इरा को टोक भी देती है। लेकिन इरा मानो किसी सफर पर है, किसी कहानी को जी रही है। उन दोनों की दोस्ती किस्से कहानियों से बढ़ते हुए फिल्टर कॉफी तक पहुंच जाती है। अब दोनों ना सिर्फ मेट्रो में मिल रहे हैं बल्कि मेट्रो के बाहर भी उनकी बातें पूरा पूरा दिन चलती हैं। बातों ही बातों में इरा प्रीतम को बताती है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उसे किसी ने शमशान घाट तक नहीं जाने दिया। प्रीतम बड़ी शांति से उसकी सारी बातें सुनता। उसके चेहरे को देखकर मालूम होता है कि उसके दिल में कोई गहरी तकलीफ है, लेकिन वो कुछ भी अपनी जुबान पर नहीं आने देता था। इरा को हमेशा ये लगता कि मृदुला कितनी भाग्यशाली है कि उसे प्रीतम जैसा पति मिला है। दोनों अब एक दूसरे से अपने सुख दुख साझा करने लगते हैं। इरा उसे अपने पैनिक अटैक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसकी उम्र 6 साल की थी जब वो अपने बाबा के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। सिगरेट्स लेने के लिए उसके बाबा एक स्टेशन पर रुके और ट्रेन चल पड़ी। उसके बाबा किसी दूसरे डब्बे में चढ़ गए थे, लेकिन 15 मिनट तक वो ट्रेन में अकेली थी। उसे यही लगता रहा होगा कि शायद उसके बाबा से वो छूट गई है। जब तक उसके बाबा आए वो बुरी तरह से पैनिक अटैक में थी, और ये सिलसिला आज तक जारी था। जानते हैं इस मूवी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। एक दूसरे से हर बात साझा करते हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में एक सम्मान है। वो जानते हैं कि उन दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं और वो किसी भी तरह की मर्यादा को बिल्कुल पार नहीं कर रहे। इरा अब बदल रही है, धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा रही है। अब वो मेट्रो में अकेले सफर कर सकती है। वो खुद के फैसले खुद लेने लगी है, किताबें खरीदती है और खुद उन्हें पूरा पढ़ती है। वहीं दूसरी ओर प्रीतम की भी जिंदगी बदल रही है। उसे किस्से, कहानियां, कविताएं पसंद है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है, घर पर खाना बनाना शुरू करता है और इरा के लिए लेकर जाता है। उसकी बहन को ये जैसे ही पता लगता है वो दोबारा अपनी बहन को कहती है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन शायद कभी-कभी हम जिंदगी में ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो सही गलत के पार होते हैं। सारी दुनिया भी अगर आपको कहे ना कि ये गलत है, शायद हम किसी की बात नहीं सुनते। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी की नायिका इरा के साथ हो रहा है। इरा की फरमाइश पर प्रीतम उसे शमशान घाट ले जाता है। इरा थोड़ी भावुक हो जाती है। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आता है और वो प्रीतम से कहता है कि उसने यहाँ आने में बहुत देर लगा दी। वो उसके हाथ में एक अस्थि कलश पकड़ाता है, कहता है कि बहुत दिनों से ये यहीं पर पड़ा हुआ है। इरा जब उसे हैरानी से देखती है तो वो उसे बताता है कि वो 4 दोस्त थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई और वो सिर्फ अकेला जिंदा बचा है। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल से कॉल आती है। इरा को ये पता चलता है कि रिया लेबर पेन में है। जैसे ही वो वापस जाती है उसे पता चलता है कि एक फॉल्स अलार्म था, लेकिन रिया इस बार उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि वो एक गैर जिम्मेदार इंसान है जो उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ आई है, लेकिन अपनी ही मस्ती में है। इरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगती है। उसकी बात अब अपने पति से होती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। जैसे ही इरा रिया के पास जाती है उसे पता चलता है कि रिया के पति अभिराम ने उसे धोखा दिया है। उसके प्रेग्नेंट होते हुए भी उसका अपनी ही एक कोवर्कर के साथ अफेयर चल रहा था।
यही वो वजह थी कि रिया ने झूठ बोलकर इरा को अपने पास बुलाया था। इरा को अब सब बातों का एहसास होने लगता है। वो प्रीतम से एक आखिरी बार मिलती है और उसे कहती है कि वो इस रिश्ते को अब बस यहीं खत्म करना चाहती है क्योंकि उसके वापस जाने का समय हो गया है। जाने से पहले वो मृदुला से मिलने की जिद करती है। प्रीतम इस बात के लिए हामी भर देता है और कहता है कि वो कल उसे मृदुला से मिलाएगा। प्रीतम उसे अपने घर ले जाता है, घर का हर कोना दिखाता है और उसे अपने बच्चों और मृदुला की तस्वीरें दिखाता है। बातें करते हुए इरा का पैर फिसल जाता है और वो प्रीतम की बाहों में जा गिरती है। जैसे ही उसे मलिन होने का एहसास होता है वो वहां से भाग जाती है। वो अभी भी 2-3 दिनों तक वहीं रहने वाली है, इसीलिए वो दोबारा प्रीतम से मेट्रो में मिलती है। वो उसे कहती है कि जैसे ही वो घर पहुंच जाएगी, वो उससे बातचीत बंद कर देगी। प्रीतम उसके इस फैसले का सम्मान करता है। इरा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, वो देखती है कि वहां पर उसका पति रिया से बात कर रहा है। इरा को अपने पर्स में प्रीतम की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें वो इरा का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। इरा जैसे ही ये पढ़ती है, वो प्रीतम के घर के लिए निकल जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई वहां जवाब नहीं देता। कील पर टंगी एक तस्वीर पर जाती है। ये तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि मृदुला और बच्चों की थी, जिसके ऊपर एक हार चढ़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और प्रीतम उसे अचानक से आवाज देता है। वो कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने इस कहानी का अंत किसी और तरह से लिखा था और वो चाहता था कि इस कहानी का अंत वही हो। लेकिन यहाँ आकर उसने उसके सपनों की दुनिया को तहस-नहस कर दिया है। प्रीतम अब इरा से कहता है कि उस रोज जब उसकी मुलाकात मेट्रो स्टेशन पर इरा से हुई, वो उसकी एनिवर्सरी का दिन था। उस रोज वो मेट्रो के आगे कूदकर अपनी जान देने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने इरा को देखा, वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। आत्महत्या करने का विचार मानो उसके मन से कहीं गायब हो गया। शादी के शुरुआती दिनों में उसने सोचा था कि वो दुनिया का सबसे अच्छा पति और सबसे अच्छा पिता बनेगा। लेकिन जाने कैसे, वो एक एवरेज पिता और एवरेज पति बनकर रह गया। हर वो कहानी जो उसने इरा को अपने और बच्चों के बारे में सुनाई थी, वो बिल्कुल उल्टी थी। उसकी कहानियों में वो बच्चों के साथ खेलता था, उनके साथ खाना बनाता था और मृदुला के साथ बारिश में नाचता था। हालांकि सच्चाई ये थी कि वो काम के बोझ तले इतना दबा रहता था कि वो घर पे भी काम करता था। जब भी मृदुला या बच्चे उससे बात करने की कोशिश करते, वो उन्हें डांट डपट कर वहां से भगा देता। इस बात का पछतावा अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बार बार इस बात का एहसास होना कि वो जिंदगी को किसी और तरह से जी सकता था। यह एहसास उसे जीने नहीं दे रहा था। फिर इरा आई और किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला। लेकिन अब जब इरा उसके बारे में सारे सच जानती है, तो उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इरा जाते जाते उसे कहती है कि वो उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो दोबारा आत्महत्या करने की कोशिश ना करे। ये कहते हुए वो वहां से भाग कर चली जाती है। कहानी अब सीधा कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होती है। रिया के बच्चे का नामकरण है। एक बार फिर से इरा प्रीतम की सुध लेने आती है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है, वो देखती है कि वो घर बेचकर कहीं जा चुका है। वो हर उस जगह पर जाती है जहां वो मिला करते थे, लेकिन उसे प्रीतम की कोई खबर नहीं मिलती। ठीक 9 महीने बाद हम देखते हैं कि प्रीतम एक बुक स्टोर पर है। क्योंकि बुक स्टोर का मालिक उसे बहुत दिनों से जानता है, वो उसे एक किताब देता है। वो कहता है कि ये किताब आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है। किताब का नाम है 8 AM मेट्रो और इस कहानी की लेखिका और कोई नहीं बल्कि इरावती है। ना सिर्फ इरा ने अपना एक नॉवल पब्लिश किया है, बल्कि अपने पिता की कहानियाँ और उनकी कविताओं का भी एक संग्रह पब्लिश किया है। कहानी पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कहानी और किसी के लिए नहीं बल्कि उसके लिए एक संदेश थी, इरा की तरफ से। इरा चाहती थी कि वो उस कहानी को पढ़े और समझे कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कितनी अहमियत है। वो उसे ये संदेश देना चाहती है कि अगर उसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है और वो आत्महत्या करना ही चाहता है, तो वो उसे रोकेगी नहीं। लेकिन अगर कभी वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसके साथ-साथ उसके दिल का एक कोना भी मर जाएगा।
इस कहानी को इतनी सादगी से बनाया गया है कि आप रोए बिना रह नहीं पाएँगे। मैं सायमी खेर की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जिस सादगी के साथ उन्होंने इस किरदार को निभाया है, वो सच में काबिल-ए-तारीफ़ है। और गुलशन देवैया हमेशा की तरह उन्होंने इस किरदार में जान डाल दी है। इस फ़िल्म में बहुत ही छोटे-छोटे से हिस्से हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब फ़िल्म के आखिर में इरा को सब कुछ पता चलता है और प्रीतम लौटकर अपने कमरे में जाता है, तो हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों के कपड़ों और अपनी बीवी की साड़ी के साथ लेट जाता है। फ़िल्म के कुछ ऐसे इमोशन हैं जो आपके दिल में उतर जाएँगे। और ज़िंदगी को वर्तमान में जीना कितना ज़रूरी है। कभी-कभी जिन चीज़ों को हम आम समझकर भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वही चीज़ें असल में ज़िंदगी हैं। कभी-कभी 2 लोग रात में मिलने वाले जहाज़ों की तरह होते हैं, जो संयोग से एक बार मिलते तो हैं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलते। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।